हाय गाइस, फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इसका 3 जो डिस्ट्रिक्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी। आज हमारा है चमोली, आज ये भी फिनिश हो जाएगा। और वीडियो में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। चमोली, सबसे पहले देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ। देखो CUP, ये कप याद कर लो। क्या बोला मैंने? कहा CUP कप याद कर लो। ये क्यों बोला? देखो ये याद कर लो, चमोली, ये उत्तरकाशी और ये है पिथौरागढ़। ठीक है, क्या बोला? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। अब ये क्यों बोला मैंने कि हमें चाय पीनी है तो कब याद करो, क्योंकि जो ये 24 फरवरी 1960 दिख रहा है ना, तो याद रखना ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सा? कप। तो कप वाले डिस्ट्रिक्टों की स्थापना कब हुई कहोगे तो या 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, एक ज़िला बनाया गया था। कब बनाया गया? 24 फरवरी 1960। तो कौन कौन से ज़िले बनाए गए 24 फरवरी 1960? तो 3 ज़िले कप। तो याद रखना, सी से चमोली, यू से उत्तरकाशी, पी से पिथौरागढ़। ठीक, केवल एक कुमाऊं का पिथौरागढ़ और दोनों गढ़वाल के। 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा में आए बाढ़ से चमोली के अधिकांश राजकीय भवन नष्ट हो गए। चमोली में बाढ़ कब आई? ठीक है, आपको याद करना चमोली में बाढ़ कब आई। तो याद रखना 1970। 1960 में इसकी स्थापना हुई, 1970 में इसकी क्या हो गई थी? बाढ़ आ गई। कब आया? 20 का ही था वो, 20 तारीख थी और जुलाई का महीना। ठीक है, क्योंकि ठंड गर्मी के टाइम पे आएगी बाढ़। कहाँ आई ये पूछा जाता है। अलकनंदा जो है वो कहाँ स्थित है, ये कहाँ बहती है? तो याद रखना अलकनंदा बहती है कहाँ? चमोली में बहती है। कहाँ बहती है अलकनंदा? चमोली में बहती है। अब यहाँ पे विदिशा के नागवंशी, मतलब जो चमोली है यहाँ पर नाग बहुत सारे पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ नाग देवताओं के बहुत ज़्यादा क्या मंदिर है, यह नागों के लिए फेमस है चमोली। यहाँ पे नागवंशी राजा गणपति नाथ, कौन? याद रखना, नागवंशी राजा कौन था? गणपति नाथ ने यहाँ मध्य हिमालयी शैली का एक विशाल मंदिर जिसका नाम है रुद्र महालय बनवाया था। ठीक है, बनवाया था। तो याद रखना रुद्र महालय किसने बनाया था? तो याद रखना नागपति नाथ। कौन था? नागवंशी राजा गणपति नाथ। ठीक है, कौन? गणपति कौन? गणपति नाथ ने यहाँ पर किस मंदिर का निर्माण करा था? कौन था? रुद्र महालय मंदिर का निर्माण करवाया। ये पेपर में पूछा जाता है। देखो इस तरह से जो बना रखा ब्लैक में, ये इंपॉर्टेंट है। पहले ऊपर का पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, और खाली थ्योरी होती ज़्यादा, ये मेन पॉइंट को ब्लैक से शो कर रखा होता है। याद रखना कौन थे? गणपति नाथ ने, जो भगवान गणेश जी हैं, उन्होंने क्या कर रखा है कहोगे? गणपति तो कहते हैं उनको। तो उन्होंने यहाँ पे क्या करा ये बताओ? रुद्र महालय जो मंदिर है उसका निर्माण कराया। किस शैली में? तो हिमाद्री शैली में करवाया। ठीक है, जिसे अब गोपेश्वर के नाम से जानते हैं, अभी जिसको गोपेश्वर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर, ठीक है, यह प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर। ठीक है, यह क्या है? प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। तो सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है कहोगे? तो रुद्र महालय। ठीक है, इस मंदिर की दीवारों पर 4 नागवंशी राजा, मैंने कहा ना यहाँ नागों के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाएगा आपको। स्कंद नाग, विभु नाग, असुनाग व गणपति नाग। चलो ये तो आपको याद है, गणपति नाग हो गया। आंसू से निकलने वाले असुनाग हो गया, विभु नाग हो गया और स्कंद नाग। तो स्कंद, विभु, असु और गणपति नाग के मुख उत्तीर्ण है। इस मंदिर में गुप्तकालीन सूर्य मंदिर, उत्तर गुप्तकालीन गंगा मूर्ति, पूर्व मध्यकालीन धर्मचक्र, फिर प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध मूर्ति व 12वीं शताब्दी की वीणाधर नटराज मूर्ति और 12वीं भुजी चंडिका आदि मूर्तियाँ दर्शनीय। यहाँ इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता चुका हूँ, उसी को आपको पढ़ना है। फिर उत्तरांचल के पर्वतीय नगरों में गोपेश्वर ही एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ ना अधिक गर्मी होती है। तो गोपेश्वर ऐसा नगर है जहाँ पर केवल उत्तरांचल में ऐसा, अभी तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में गोपेश्वर ही ऐसा नगर है जहाँ पर क्या न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा होता है। इसके समीपवर्ती दर्शनीय स्थल रुद्रनाथ, अनुसूया मंदिर और अत्रि मुनि। ठीक है, याद रखना रुद्रनाथ, अनुसूया मंदिर। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है रुद्रनाथ कहाँ स्थित है मंदिर, तो याद रखना चमोली में स्थित है। ठीक है, अत्रि मुनि कहाँ है? चमोली में स्थित है। आश्रम में बालखिल्य नदी विशाल जलप्रपात के रूप में गिरती है। ये पूछ सकता है बालखिल्य जो नदी है ये कहाँ पर जलप्रपात के रूप में गिरती है? तो अत्रि मुनि आश्रम में। ठीक है, गोपीनाथ मंदिर या गोपेश्वर शिव मंदिर
यहीं स्थित है। गोपेश्वर से समझ में आना, गोपीनाथ मंदिर या गोपेश्वर नाथ, गोपेश्वर शिव मंदिर। वैतरणी कुंड एवं बाज वृक्षों के समूह को आकर्षण देता। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसी जिले में स्थित प्रमुख दर्शनीय चीज़ें देखते हैं। पहला पंचबद्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पांचों बद्री विष्णु भगवान चमोली जिले में, देखो पांचों बद्री जो किसकी, बद्री का मतलब क्या, विष्णु भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो चमोली जिले में है। तो बद्री कौन है, विष्णु भगवान, समझ में आना चाहिए। पहला बद्रीनाथ, ठीक है, पहला क्या, बद्रीनाथ। दूसरा आदि बद्री, तीसरा भविष्य बद्री, चौथा वृद्ध बद्री, और पांचवा होता है कौन सा बद्री, योग ध्यान बद्री, ठीक है। पहला एक बार दोबारा से पढ़ लो, पहला बद्रीनाथ, देखो बद्रीनाथ आपको पता ही है, जिसको कहते हैं विशाल बद्री, ठीक है, जो लोग बद्रीनाथ जाते हैं उनको पता है। दूसरा क्या है, आदि बद्री, तीसरा भविष्य बद्री, और चौथा क्या है, वृद्ध बद्री, ठीक है, और पांचवा है योग ध्यान बद्री। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो बद्री की बात आएगी तो याद ना, बद्रीनाथ हो गया ना, ठीक है, तो विशाल बद्री हो गया पहला, ठीक हो गया सर। दूसरा विशाल के बाद आदि, बड़ा, फिर छोटा रूप आ जाता है। फिर आता है भविष्य में, भविष्य में क्या होगा, कहोगे बुढ़ा होगा तो वृद्ध बद्री। उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान में लग जाएंगे तो योग ध्यान, समझ में, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। तो विशाल बद्री, बद्रीनाथ हरिद्वार से 384 किलोमीटर व जोशीमठ से 51 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। महाभारत तथा पुराणों में इन्हें मुक्ताप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला, नरनारायण आश्रम आदि नामों से संबोधित किया जाता है। ये किसके नाम कह रहा हूँ, बद्रीनाथ के नाम। क्या नाम थे, देखो मुक्ताप्रदा, मुक्तिप्रदा, वही है ना, आप तीर्थ में क्यों जाते हो कि आपको मुक्ति मिले, ठीक है, वही चीज़ है। तो मुक्तिप्रदा हो गया। फिर मैंने कहा योग सिद्धा, क्योंकि योग बद्री भी है। बद्रीवन, बद्री दिख गया तो आपको समझ है बद्रीनाथ का। फिर दिख गया बद्रिकाश्रम, ये भी बद्रीनाथ में। विशाला, ये समझ में आने, बड़ा है तो पहली बात है विशाल, विशाला हो गया। और नरनारायण आश्रम, इन नामों से इनको जाना जाता था, खत्म। यह देश के चारों धामों में से एक धाम, आपको पता है। यह समुद्र तल से 31-33 मीटर की हाइट पर स्थित है। कितना, 31-33। यह अत्यधिक ऊंचे नीलकंठ पर्वत शिखर के भव्य पृष्ठ पर पट सहित नर अर्जुन एवं नारायण विष्णु नामक 2 पर्वत श्रेणियों के पास शुरू में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्या है, नीलकंठ पर्वत का है, बद्रिकाश्रम, ठीक है, बद्रीनाथ में नीलकंठ पर्वत स्थित है। यहाँ पर 2 जो पृष्ठ, मतलब कह सकते हो नर किसको कहा गया, ये पूछा जाता है भाई। नर जो है वो पर्वत कौन सा है, और नर और नारायण 2 पर्वत होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नर पर्वत किसको कहते हैं, तो याद रखना वो अर्जुन है, और नारायण जो होते विष्णु। अब ये तो चलो ठीक है, नारायण तो हर कोई बता देगा विष्णु, लेकिन नर कौन है, नर इंसान कौन है, कौन है, अर्जुन, समझ में आया, तो अर्जुन नर, ठीक है। क्या लिखा है, इस स्थल पर पहले, तो इस स्थल पर पहले जंगली बंदरियों का कालीन सा बिछा हुआ था। मतलब इस स्थल पर बंदरियों का कालीन सा बिछा था, बहुत सारे बंदर थे, बंदरिया, ठीक है, जिसे इसे बद्रीवन का नाम दिया, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, बद्रीवन। मंदिर की ओर अभिमुख अलकनंदा नदी के तट पर गर्म जल का एक कुंड स्थित है, जिसे तप्त कुंड कहते हैं। याद रखना, तप्त कुंड कहाँ स्थित है, बद्रिकाश्रम में स्थित है। तप्त कुंड कहाँ स्थित, बद्रीनाथ या विशाल बद्री में स्थित है, समझ में आया, बिल्कुल याद होना चाहिए, भूलना नहीं है इसको। इस जल कुंड में वही है, स्नान करना सूफीदायक होता है, स्फूर्तिदायक। अब देखो, मंदिर प्रतिवर्ष अप्रैल से मई के महीने में खुलता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कहा मंदिर प्रतिवर्ष कब खुलता है, तो अप्रैल मई के महीने में खुलता है, ठीक है। एवं शरद ऋतु में नवंबर के तृतीय सप्ताह के लगभग बंद हो जाता है। और बंद कब होता है, नवंबर में, कब, तृतीय सप्ताह में, शरद ऋतु में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। एक बात दोबारा से सुनो, मंदिर प्रतिवर्ष कब खुलता है, तो अप्रैल से मई के मध्य में खुलता है। कब, अप्रैल से मई के मध्य में खुलता है, ठीक है। इस बार कब, 27 अप्रैल को खुला था ना, ठीक है। एवं शरद ऋतु में नवंबर के
नवंबर के तृतीय सप्ताह में और बंद कब होता है? नवंबर में होता है। नवंबर में कब होता है? तृतीय सप्ताह में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नवंबर के तृतीय सप्ताह में बंद हो जाता है लगभग, और शरद ऋतु में हो जाता है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी दक्षिण भारत स्थित मालाबाद क्षेत्र के आदिगुरु शंकराचार्य के वंशजों में से एक हैं, जिन्हें रावल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि बद्रीनाथ में पूजा करने वाले कौन हैं? तो रावल हैं। तो ये कौन थे? शंकराचार्य के वंशज थे। आज तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि जो रावल थे वो कौन थे? वो थे शंकराचार्य के पूर्वज थे। ठीक है, कौन थे? शंकराचार्य के पूर्वज कौन थे? रावल थे। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है: सिंह द्वार, मंडल और गर्भ द्वार। देखो, पहला है शेर का द्वार, फिर है मंडल, मंडल जहाँ पे बैठे रहते हैं, फिर उसके बाद आता है गर्भ, ठीक, घरा आता है फिर। ठीक है, तो पहले आएगा शेर जहाँ बैठा है, फिर उनकी मंडली बैठी है, फिर उनका गर्भ है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको याद करनी। जो बद्रीनाथ है कितने भागों में? बद्रीनाथ मंदिर जो है 3 भागों में है। पहला क्या है देखो बताता हूँ, सिंह द्वार, बड़ा सा द्वार, फिर मंडल, फिर उसके बाद आता है गर्भगृह। मुख्य प्रतिमा भगवान विष्णु की चिंतन मुद्रा, ठीक है, काले रंग की। समझ में आया कि जो बद्रीनाथ में मंदिर में पूजा किसकी होती है? तो विष्णु भगवान की होती है, और वो चिंतन अवस्था में है। ठीक है, किसमें? चिंतन मुद्रा में स्थित है। काले रंग की मूर्ति, जिसे शंकराचार्य ने निकाल कर स्थापित करवाया था। अच्छा, ठीक है, जिसे शंकराचार्य ने निकाल कर स्थापित करवाया था। मुख्य मूर्ति के पार्श्व में नर नारायण की, दाहिने कुबेर की एवं बाएं नारद की प्रतिमा है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण संभवतः गढ़वाल वंश के प्रारंभिक राजा, इम्पोर्टेंट है। अब क्या है, ठीक है, मैंने क्या कहा देखो एक बार, जो ये मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर, इसकी हम लोगों ने कहा इसका निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना कौन था? कौन? अजय पाल। ठीक है, किसने? अजय पाल शासक काल में हुआ था इसका निर्माण। तो यह कभी कभार पूछ सकते हैं बद्रीनाथ जो मंदिर है इसका निर्माण कब हुआ था, या फिर इसका एक तरह से निर्माण संभवतः गढ़वाल वंश के प्रारंभिक राजा ने शासन काल में हुआ। किसके शासन काल में हुआ? ये नहीं, मतलब किसके शासन काल में है। ठीक है, करवाए किसने? अभी वो नहीं, किसके शासन काल में इसका निर्माण हुआ? तो अजय पाल के उसमें हुआ। परंतु पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी राजवंश को जाता है। ठीक है, देखो क्या कहा, अजय पाल के समय में इसका क्या हुआ था? कहोगे गढ़ प्रारंभिक निर्माण हुआ था, लेकिन पूरा जो उसको बनाने का श्रेय जाता है वो श्रेय कत्यूरी राजवंश को जाता है। शंकुधारी शैली में बना यह मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। इम्पोर्टेंट आपका ये भी है। पहली बात तो जो ये बद्रीनाथ मंदिर है कैसा है? शंकुधारी इसका आकार है, पूछ सकता है। तो याद है बद्रीनाथ का मंदिर का जो आकार है कैसा? शंकुधारी है। ये कितना मीटर है, मतलब इसकी हाइट कितनी? 15 मीटर की ऊंचाई। यहाँ 5 कुंड स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब आप बद्रीनाथ जाओगे ना, आपको वहाँ 5 कुंड मिल जाएंगे। तो यहाँ एक तो तप्त कुंड है, ये तो सबसे पहले भैया हमने पढ़ लिया। फिर नारद कुंड है, ठीक है, यहाँ नारद गुफा भी, इसलिए नारद कुंड वहाँ से याद कर सकते हो। सतपथ कुंड, एक सत्य बोलने वाला पथ पे, जो सत्य के पथ पे चलने वाला रास्ता भी यहाँ स्थित है। कैसे इसको कहाँ से लिंक कर सकते हो? तो यार बद्रीनाथ में माड़ा गाँव, वहाँ से क्या है, स्वर्ग की तरफ सीढ़ियाँ जाती कहते हैं। स्वर्ग रोहिणी वहीं उधर ही सर क्या, स्वर्ग रोहिणी उधर ही है। वहाँ पर क्या कहते हैं, जो पांडव लोग थे वो स्वर्ग की तरफ गए थे। कहाँ पर गए थे? वो स्वर्ग रोहिणी से ही गए थे। तो वो ये सत्य पथ, तो सत्य के रास्ते पे युधिष्ठिर सत्यवादी थे तभी गए थे। तो वही सत्य कौन बोलते हैं? युधिष्ठिर। तो सत्य पथ कुंड। त्रिकोण कुंड, त्रिकोण कुंड कैसे याद कर सकते हो? जो आपकी शंकुधारी कौन है बद्रीनाथ में, जो मंदिर मूर्ति है, मतलब बद्रीनाथ का जो आकार है वो कैसा है? शंकुधारी शैली से बना है ना, शंकुधारी शैली में बना हुआ। तो याद है शंकुधारी, वहाँ से त्रिकोण कुंड है। और मानुषी कुंड, एक मानुषी कुंड हो गया। ठीक है, तो याद है तप्त कुंड हो गया। फिर उसके बाद आता है नारद कुंड, क्योंकि नारद गुफा वहीं है। फिर आता है सत्यपथ, फिर आता है आपका त्रिकोण कुंड, उसके बाद आता है आपका मानुषी कुंड। ये 5 कुंड का है बद्रीनाथ में। फिर बद्रीनाथ में दर्शनीय शिलाएं देखते हैं। गरुड़ शिला, नारद शिला, देखो नारद कुंड भी है, नारद गुफा भी है, और नारद शिला भी है। मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और बारहा शिला। ठीक है, तो याद रखना गरुड़ नारद तो हर जगह दिखेगा, तो मार्कंडेय, नरसिंह और बारहा शिला। तो याद नहीं, ये चीज़ें क्या है, ये सब चमोली में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ याद है। चमोली में कहाँ? बद्रीनाथ में। फिर यहाँ की पंचधारा में स्नान करने एवं आचमन का भी महत्व बहुत है। पंचधारा ये इंपॉर्टेंट है। तो कुर्म, देखो पहला क्या है? कुरम धारा। कौन सा? कुरम धारा। रम धारा कौन सी? रम। फिर प्रहलाद धारा,
फिर इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा। देखो दो तो यहाँ पे किसकी है, महिलाओं के नाम आ गए, तो दो है इंदु और उर्वशी धारा, ठीक है, उर्वशी और महिला, इंदु और उर्वशी धारा। फिर एक आता है प्रहलाद धारा, फिर एक प्रहलाद धारा आ गया। उसके बाद आता है कुरम धारा, ठीक है, कुरम धारा और आता है भृगु धारा, ठीक है, भृगु धारा। याद हो गया ना कौन कौन सी धारा है, बिल्कुल सर। पहला कुरम, फिर आता आपका प्रहलाद, फिर प्रहलाद आ गया, इंदु आ गई, और उसके बाद कौन सी है, उर्वशी आ गई, और बची भृगु धारा, ठीक है। उसके बाद बद्रीनाथ तीर्थ में स्थित प्रमुख गुफाएं, स्कंद गुफा, देखो मैंने कहा ना, मतलब स्कंद दिया, गरुड़ शिला, राम गुफा, नारद गुफा, सब यही है। तो बद्रीनाथ के आगे माड़ा गांव में मुचकुंद गुफा, ये इंपॉर्टेंट बेटा। तो ये पूछा जाता है कि बद्रीनाथ में कौन कौन सी गुफाएं, तो मुचकुंद गुफा होगी, गणेश गुफा, व्यास गुफा। तो याद रखना कौन कौन सी है, तो मुचकुंद गुफा, गणेश और व्यास। क्यों है बद्रीनाथ के आगे, क्योंकि वहाँ माड़ा गांव में कहते हैं कि वहाँ पर ही जो भगवान मतलब महाभारत की रचना वहीं पर हुई थी, समझ में आया। तो याद रखना जो गणेश जी वहाँ पे लिख रहे थे ना, महर्षि वेद व्यास क्या कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी, तो वहीं पर जो है महाभारत की रचना कहाँ हुई थी, वहीं व्यास गुफा में हुई थी, याद रखना। अब उसके बाद आता है बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर ब्राह्य कपाली है, ठीक है, जहाँ लोग पितरों को पिंड अर्पित करते हैं। ब्राह्य कपाली कहाँ स्थित है, बद्रीनाथ में स्थित, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं आदि बद्री। अब आदि बद्री को पढ़ने में सबसे बढ़िया क्या लगता है, देखो इजी भी है। अब आदि बद्री में देखो क्या, आदि बद्री जो है मंदिर कर्णप्रयाग में स्थित है। पहली बात इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखो कि आदि बद्री कहाँ स्थित है, कर्णप्रयाग में स्थित है। कभी कभार चमोली भी नहीं देखा तो क्या करोगे, तो वहाँ पे याद है कर्णप्रयाग में स्थित है। कर्णप्रयाग क्यों नाम पड़ा अभी बता दो, कर्ण क्या हुआ था पे, तो कर्ण को जो कवच मिले थे ना यहीं पर मिले थे, कहाँ, कर्णप्रयाग में। तो इतना ज़्यादा विख्यात हमारा उत्तराखंड है। तो कर्णप्रयाग से कितना है, इतनी दूरी पर स्थित है, 21 किलोमीटर की दूरी पर, ये नहीं पूछा जाता। यहाँ पर 16 मंदिर, छोटे मंदिर, ठीक है, जिसमें समतल छत वाले 7 मंदिर अत्यधिक प्राचीन है, ठीक हो गया। इसकी रचना गुप्त काल में की गई, ठीक है। समस्त मंदिर छोटे छोटे चबूतरों पर 2 से 6 मीटर की ऊंचाई पर साथ साथ स्थापित है। यहाँ के मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा 1 मीटर ऊंची है, ठीक है, जिसे काले पत्थर में निर्मित किया गया। विष्णु भगवान ये आदि बद्रीनाथ है, वही है, विष्णु भगवान ही आदि बद्रीनाथ है, ठीक है। बद्रीनाथ की बात चली तो विष्णु भगवान के बारे में ही चला जाएगा, ठीक है, याद है। एक और बात को देखते हैं, आदि बद्री क्या मंदिर, कर्णप्रयाग में इंपॉर्टेंट। बस मैंने कहा आदि बद्री कहाँ, कर्णप्रयाग में है स्थित। यहाँ 16 छोटे मंदिर है, जिसमें से 7 जो है समतल मंदिर हैं, चबूतरे 2 से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जहाँ मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा है जो काले रंग की है, जिसमें भगवान विष्णु को ही आदि बद्री कहा जाता है, ये समझ में आना चाहिए। फिर आता भविष्य बद्री। यह मंदिर जोशीमठ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। देखो जोशीमठ से 18, भविष्य बद्री कहाँ है, जोशीमठ में। आदि बद्री कहाँ, कर्णप्रयाग। यहाँ देखो पूर्व की में लता की और शुबेन नामक स्थान पर स्थित। कहाँ पर, शुबेन। भविष्य बद्री कहाँ, शुबेन में। यहाँ विष्णु भगवान के आधे आकृति की पूजा की जाती है, ओके। तो आपसे इतना पूछा जा सकता है पेपर में कि कौन सा ऐसा बद्री है या ऐसा कहाँ पे बद्री है जहाँ पर भगवान विष्णु के आधे स्वरूप की पूजा की जाती है। तो याद रखना कहाँ पर आधे आकृति की पूजा की जाती है, भविष्य में की जाएगी, तो भविष्य बद्री। माना क्या जाता है कि घोर कलयुग आने पर बद्री विशाल लुप्त हो जाएंगे, तब जाकर यहाँ मूर्ति पूर्ण हो जाएगी और ये बद्री विशाल के रूप में पूज्य होगी। फिर आता है बुढ़ापा। तो वृद्ध बद्री समुद्र तल से 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तथा जोशीमठ से 7 किलोमीटर दूर। देखो अब वृद्ध बद्री कहाँ है, जोशीमठ, ठीक है। वृद्ध बद्री जोशीमठ, भविष्य बद्री जोशीमठ, दोनों। तो भविष्य बद्री भी जोशीमठ में और वृद्ध बद्री भी जोशीमठ में स्थित है, जोशीमठ, ठीक है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की। इंपॉर्टेंट देखो, सबसे पुराना बद्री का आश्रम। तो यहाँ पर क्या करा गया था, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उन्होंने बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित कहाँ करी थी कहोगे, तो वृद्ध बद्री में, ठीक है। यह प्रतिमा वृद्ध या पहली बद्री कहलाती है, बस सबसे पहली बात। उसके बाद क्या करा, देखो योग ध्यान बद्री। अब योग की मुद्रा में हमने ध्यान रखाना। तो जोशीमठ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पांडुकेश्वर। देखो तीन जो है जोशीमठ में स्थित है, बद्री, भविष्य बद्री और वृद्ध बद्री और योग ध्यान, ठीक है। ये क्या है,
तीन जो बद्री है वो कहाँ है, जोशीमठ में स्थित है। एक क्या है, आदि बद्री कर्णप्रयाग में स्थित है, ठीक है, जोशीमठ में स्थित है। पांडव में योगा ध्यान बद्री मंदिर व पांडव शिला है। शीतकाल में कपाट बंद होने बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति यहाँ लाई जाती है। बद्रीनाथ की चार चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ स्थित है, कहोगे योग ध्यान बद्री में स्थित। क्या मैंने कहा, बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ है, चार मुख वाली। हम देखो चार मुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम ध्यान करें। क्या अगर हम ध्यान करते हैं, स्टार्ट कर देंगे तो चार मुख वाली मूर्ति हमारे भी बन जाएगी। मतलब मूर्ति ही हम सोच सकते हैं ना, ध्यान करके बहुत ज़्यादा दिमाग क्या होगा, चार के बराबर हमारा दिमाग हो जाएगा अगर आप ध्यान करोगे। तो ध्यान जो समझ में आना चाहिए, तो योग में ध्यान रखने से चार बद्री की जो मूर्तियाँ वो है क्या है, चार बद्री मुख वाली बद्री की मूर्ति, ठीक है। अब पंच केदार, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ईजी है वो। तुंगनाथ हर कोई जाना चाहता है ना, रुद्रनाथ, मध महेश्वरनाथ, कल्पेश्वर, केदारनाथ। देखो केदारनाथ तो हर किसी को याद है, तुंगनाथ भी सबको याद है, मध महेश्वर और रुद्रनाथ। देखो तुंगनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, शिव जी की मूर्ति है, सब शिव जी की मूर्ति है, वहाँ शिव जी की मूर्ति है, तो वहाँ पे क्या होगा कहोगे, यहाँ पे क्या है, शिव जी की मूर्ति। देखो दोबारा से पंच केदार, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो पंच केदार में तुंगनाथ है, रुद्रनाथ, रुद्र किसका रूप है, केदारनाथ शिव जी का रूप है, फिर मद महेश्वर हो गया, फिर कल्पेश्वर हो गया, ठीक है। ये क्या है, पांच केदार। दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं, तुंगनाथ, केदारनाथ, मद महेश्वर हो गया, और जो शिव जी का रूप है रुद्रनाथ, और कल्पेश्वर हो गया। वर्तमान में चमोली में दो हैं, तो याद है रुद्रनाथ व कल्पेश्वर कहाँ, दो हैं चमोली में, क्या है, रुद्रनाथ और कल्प। रुद्र जो क्या है, कल्पना स्वरूप है, ठीक है, रुद्र जो कल्पना स्वरूप है, ठीक है, क्योंकि वो कभी कभार ही आता है। तो याद है कौन कल्पना स्वरूप है, रुद्र, तो याद है रुद्र और कल्पना, ठीक। तीन कहाँ, रुद्रप्रयाग में याद है, ठीक है, तीन रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मद महेश्वर, केदारनाथ और कौन सा कहोगे, तुंगनाथ, ठीक है, तुंगनाथ, केदारनाथ और मद महेश्वर रुद्रप्रयाग में स्थित है। ये याद है चमोली में कौन से हैं, केवल याद है रुद्र जो कल्पेश्वर है। पंच केदारों में से केदारनाथ, मदा महेश्वर, तुंगनाथ एवं रुद्रनाथ मंदिर की व्यवस्था केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है, जबकि कल्पनाथ मंदिर की बद्रीनाथ की समिति, ठीक है। एक ही केवल कल्पेश्वर मंदिर जिसकी व्यवस्था बद्रीनाथ समिति के अंतर्गत होती है, ठीक है। अब क्या, रुद्रनाथ चमोली जिले में, अब तो पता है रुद्रनाथ और कल्पनाथ, ठीक है, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर दो क्या चमोली में स्थित है। तो रुद्रनाथ चमोली जिले में स्थित इस मंदिर में भगवान विष्णु के रुद्र रूप की पूजा। अजीब यार, रुद्र तो भगवान विष्णु के रुद्र रूप का क्या होता है, यहाँ पे पूजन होगा। रुद्रनाथ मंदिर 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि शरीर त्यागने के पश्चात लोगों की आत्मा वैतरणी नदी पार करके आगे बढ़ती है। तो शरीर त्यागने के बाद लोगों की जो आत्मा है वो कौन सी नदी को पार करके जाती है, तो वैतरणी, ठीक है, वैतरणी नदी को पार करते हुए जाती है, ठीक। कहाँ है, रुद्रनाथ में। यहाँ किसकी पूजा होती है, भगवान शिव जी के रुद्र रूप की। हाइट 2286, ठीक है, ओके है। ये चतुर्थ केदार के रूप में पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध। यह स्थान गोपेश्वर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। यह क्षेत्र ब्रह्मा कमल के लिए जग प्रसिद्ध है। शीतकाल में इसकी पूजा गोपेश्वर मंदिर में होती है, ठीक है। शीतकाल में इसकी पूजा गोपेश्वर मंदिर, कुछ नहीं। अब आता कल्प, ये भी कहाँ पे है, चमोली में। पंच केदार कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाओं, बस कल्पेश्वर में क्या होती है, भगवान शिव जी की जटाओं की पूजा होती है, कहते हैं कि इस स्थान पर अप्सरा, उर्वशी और दुर्वासा ऋषि के कल्प वृक्ष के नीचे, ठीक है, कहाँ पर, अप्सरा जो उर्वशी है और दुर्वासा ऋषि के ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की। यह मंदिर शीतकाल में बंद नहीं होती, ठीक है। तो याद रखना, कल्पेश्वर में कौन, एक मुनि कौन से हैं, दुर्वासा ऋषि और उर्वशी, इन दोनों ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी, ठीक है।
तो याद क्या है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। पंच केदार में कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा करी जाती है। कहते हैं कि इस स्थान पर अप्सरा उर्वशी तथा दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करी। ठीक है, किन्होंने, तो अप्सरा ने, उर्वशी और दुर्वासा ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं तपस्या करी, इसलिए कल्पेश्वर समझना है। तो कल्प वृक्ष यहाँ ठंडी समय, ठंडियों में भी बंद नहीं होता। पंच प्रयाग, अब पंच प्रयाग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पंच प्रयाग। ठीक है, अब देखते हैं पंच प्रयाग। अब पंच प्रयाग में देखें ज़रा क्या है। पवित्र नदियों के संगम पर स्थित प्रयागों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। गढ़वाल में अलकनंदा एवं विभिन्न नदियों के संगम को पंच प्रयाग कहते हैं। अब पंच प्रयाग देखते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। देखो विष्णु जी क्या है, देव हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक फिर आता है कर्ण प्रयाग, ये तो पता है। रुद्र प्रयाग और बचा कर्ण। इनका याद करने का भी तरीका बताता हूँ। देखो पहले क्या होगा, देखो विष्णु प्रयाग जी। अब विष्णु प्रयाग दिख गया। ठीक है, विष्णु जी क्या है, देव हैं। ठीक है, देव और कौन है, शिव जी हैं। तो शिव जी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आ जाएगा आपका रुद्र प्रयाग। रुद्र शिव जी की जो वाहन है कौन, नंदी, तो नंद प्रयाग। और क्या कर्ण, और क्या बना दिया उनको, कर्ण बना दिया, तो कर्ण प्रयाग खत्म। विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंदी प्रयाग और लास्ट बचे क्या आपके, नंद प्रयाग। ठीक है, वो देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग एवं कर्ण प्रयाग चमोली में। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ये थी, ये इंपॉर्टेंट है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। क्या बोला मैंने, क्या समझा आपको, मैंने कहा 3 चीज़ें, विष्णु जी, नंद और कर्ण। अच्छा ठीक है, सीधी बात है। देखो विष्णु जी हैं, बिल्कुल है, नंद और देव, कर्ण। ठीक है, नंद और कर्ण, ये सब कहाँ है कहोगे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग कहाँ स्थित है, याद रखना। अच्छा आप ये चीज़ सोचो, आप सोचो कि जो विष्णु जी हैं वो क्या हुए, नंदी के रूप में चेंज हुए, और वो उनको क्या पहनाया गया, कर्ण पहनाया गया। ये सब कहाँ, चमोली में स्थित है। ठीक है, तो एक कहानी बताता हूँ चमोली की। तो विष्णु जी नंदी के रूप में वो आए और वो उनको कर्ण पहनाया गया, और ये सब कहाँ, चमोली में वो घटना हुई। ठीक है, ये हो गया बस। विष्णु प्रयाग की बात करते, देखो सबसे पहले चमोली में स्थित है। कहाँ पर है, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा पर। विष्णु प्रयाग जो विष्णु जी हर किसी को धो देते हैं, तो याद है चमोली में। तो अलकनंदा तो हर किसी को पता होगी, लेकिन धौली तो विष्णु जी धोएंगे, तो धो दिया। तो पश्चिमी धौली गंगा, और याद ना पूर्वी जो है, 2 धौली गंगा, एक पूर्वी पश्चिमी। ठीक है, तो पश्चिमी धौली गंगा संगम पर। पूर्वी कहाँ, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। संगम के दोनों ओर जय विजय पर्वत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि जो आपका विष्णु प्रयाग है क्या है, यहाँ पर जय विजय पर्वत है। कहाँ पर है, जय विजय पर्वत विष्णु प्रयाग में। किस किस का संगम होता है, मैंने कहा विष्णु जी धो देते, तो धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा। यह समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर। कितना, 1372 मीटर की ऊंचाई पर। ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि ने इस स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा की थी। यहाँ माना क्या जाता है, माना जाता है कि नारद मुनि ने इस स्थान पर, कहाँ, विष्णु प्रयाग में, किसकी पूजा, भगवान विष्णु की करेंगे। तो विष्णु प्रयाग में किसने भगवान विष्णु की पूजा करी, नारद मुनि ने करी थी। यहाँ के विष्णु कुंड के निकट विष्णु का मंदिर है। यह स्थल बद्रीनाथ मार्ग पर जोशीमठ से आगे। ठीक है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग से 22 किलोमीटर की दूरी पर। चलो हटो, कोई दिक्कत नहीं। नंद प्रयाग में अलकनंदा एवं नंदाकिनी का संगम। ये इंपॉर्टेंट, देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट कैसे, देखो अलकनंदा एवं नंदाकिनी, क्या अलकनंदा एवं नंदाकिनी का क्या होता है, संगम होता है। तो देखो यहाँ नंद है ना, तो अलकनंदा और इसी का नाम से नंदाकिनी होगा। यहाँ पर क्या है, अलकनंदा और धौली, विष्णु जी धोएंगे, तो विष्णु जी ने धो दिया, तो धौली। जबकि नंद प्रयाग में क्या आता है, नंद प्रयाग में अलकनंदा तो आएगा और नंदाकिनी होगा। ठीक हो, इस संगम पर राजा चंदनंद के नाम से रखा गया। इंपॉर्टेंट, नंद प्रयाग राजा नंद के नाम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, विष्णु गोपाल मंदिर है। ठीक है, कर्ण प्रयाग, बद्रीनाथ ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम। देखो कर्ण में क्या है, कर्ण अणो तो पिंडर, तो अणो और पिंडर। अलकनंदा तो आपको याद रखना है, क्योंकि अलकनंदा तो बहती, वहाँ पर कौन सी नदी आएगी, पिंडर। तो याद रखना, अणो है ना, तो कर्ण अणो दिख रहा है, यहाँ भी पिंडर में अणो आएगा, तो पिंडर। यह स्थान कर्ण की तपस्वी तपस्थली कहते हैं। ठीक है, इस स्थान पर भगवान सूर्य ने कर्ण को कवच, कुंडल और तुवीण दिए थे। ठीक है, याद रखना, कर्ण को किसने ये दिए थे, क्या कहते हैं, कर्ण को किसने
कवच कुंडल और तुणीर दिए थे। तो यहाँ भगवान सूर्य ने दिए थे। कहाँ दिए थे कहोगे? कर्णप्रयाग में, इसलिए इसका नाम कर्ण पड़ा था। यहाँ उमा देवी के मंदिर के अलावा कालेश्वर का काल भैरव मंदिर, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। वसुंधरा प्रपात, ये इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पर है? चमोली के अंतिम गांव माड़ा गांव से पश्चिम कि 5 किलोमीटर का एक ट्रैकिंग है वसुंधरा जलप्रपात। जो वसुंधरा जलप्रपात है, यहाँ पे क्या कहा जाता है ना, यहाँ पे कहा जाता है जब अभी तो नहीं, मतलब हज़ारों वर्ष से पहले जो पापी आदमी होता था, अगर यहाँ पे जाएगा तो उसके ऊपर वसुंधरा का जल गिरता ही नहीं था। आजकल तो सभी पे वसुंधरा का जल गिर जाता है, क्योंकि मैं गया हूँ यहाँ पे, तो ऐसा अभी नहीं है। मतलब पहले पुराणों में कहा जाता था, ऐसा होता था, जो पापी उस पर वसुंधरा का जल नहीं गिरता था। ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 145 मीटर ऊपर चट्टान से क्या करता है, इसमें पानी। गैरसैंण की बात करते हैं। चमोली जिले में स्थित गैरसैंण गढ़वाल एवं कुमाऊं का ज्योतिषीय केंद्र। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे देखो, गैरसैंण के बारे में बात करें तो गैरसैंण क्या है? चमोली में, पहली बात तो ठीक है। गैरसैंण का चमोली में क्यों इंपॉर्टेंट है? गैरसैंण गढ़वाल एवं कुमाऊं का जामितीय केंद्र है। जामितीय केंद्र क्या है? जामितीय केंद्र कौन है? गैरसैंण किसका है? गढ़वाल एवं कुमाऊं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? गढ़वाल और कुमाऊं का जामितीय केंद्र कौन सा है? तो याद रखना आपको, गैरसैंण कहाँ स्थित है? चमोली। गैरसैंण की भौगोलिक स्थिति के कारण रमाशंकर कौशिक समिति ने उत्तरांचल की प्रस्तावित राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान माना था। देखो, गैरसैंण को राजधानी जो थी वो बनाने के लिए उपयुक्त स्थान किसने माना था? ये इंपॉर्टेंट। तो रमाशंकर कौशिक ने। क्या कहा? रमाशंकर कौशिक ने गैरसैंण को उपयुक्त क्या माना था? उसके भौगोलिक संरचना देखते हुए क्या कहा मैंने कहा क्या कि गैरसैंण की भौगोलिक स्थिति को देखी वो समिति पूछी जाती जो गैरसैंण को क्या बना, राजधानी बनाने के लिए थी। तो रमाशंकर कौशिक, तो याद है शंकर जी थे, तो रमाशंकर कौशिक समिति। चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध इस नगर में राज्य का दूसरा विधानसभा नगर भवन बनाया। इंपॉर्टेंट क्या है? गैरसैंण में राज्य का दूसरा विधानसभा भवन बनाया गया। तो याद रखना, उत्तराखंड में कितने विधानसभा भवन है? 2 विधानसभा भवन है। ठीक है, क्या उत्तराखंड में 2 विधानसभा भवन। एक बार दोबारा से गैरसैंण के बारे में दोबारा से, पहले चमोली में स्थित है। ठीक है। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण किसने, मतलब ये क्या है? गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र का ज्यामितीय केंद्र है, केंद्र बिंदु। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति के कारण कौन सी समिति थी? रमाशंकर कौशिक समिति ने इसको क्या प्रस्तावित करा थी कि इसको राजधानी बनानी चाहिए। चाय के बागानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। राज्य का दूसरा विधानसभा भवन यहीं बनाया गया। ठीक है। उसके बाद क्या है? टिमरसैंण गुफा। क्या है? उसके बाद है टिमरसैंण गुफा। ये इंपॉर्टेंट देखो, यह जिले के नीति घाटी में स्थित यहाँ गुफा में, मतलब यहाँ की गुफा में अमरनाथ की तरफ बर्फ का शिवलिंग है जिस पर ऊपर से जल टपकता। ठीक है। ग्वालदम इंपॉर्टेंट है। क्या है? ग्वालदम मतलब टिमरसैंण गुफा पूछ सकता है कहाँ स्थित है कहोगे, तो याद रखना यहाँ पर क्या है? अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग है। तो अमरनाथ की तरफ बर्फ का शिवलिंग का टिमरसैंण गुफा है। ग्वालदम क्या है? बागेश्वर सीमा पर स्थित चमोली का यह स्थल प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। ग्वालदम का चमोली में इंपॉर्टेंट है। लगभग 960 मीटर की ऊंचाई पर 1960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक टिला है जो ग्वालदम देवदार बांस बुरांस के घने वृक्षों से घिरा ढका है। ठीक है, ये याद रखना आपने। यहाँ से नंदा घुट्टी, नंदा देवी व त्रिशूल हिमसागरों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। तो यहाँ से क्या? नंदा घुट्टी, नंदा देवी और त्रिशूल हिमसागरों का मनोरम, ये कभी नहीं पूछा जाता। सेब एवं चाय उत्पादनों के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है कि सेब और चाय उत्पादनों के लिए कौन प्रसिद्ध है। पूछा क्या जाता है? सेब और चाय उत्पादनों के लिए कौन सा फेमस यहाँ पे है, तो याद रखना कौन सा? ग्वालदम। तो यहाँ है चमोली में स्थित ग्वालदम, प्राकृतिक सुष्मिता के लिए प्रसिद्ध है। 1960 इसकी हाइट है। नंदा घुंटी, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत यहाँ से देखे जा सकते हैं। सेब के लिए इम्पोर्टेंट। ग्वालदम से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक बधानगढ़ी है। तो बधानगढ़ी का है, तो याद रखना ग्वालदम। हिमालय के फिर यहाँ पहुँचकर हिमालय चेहरे के सामने रखा दर्पण का प्रतिबिंब, जहाँ पहुँचकर हिमालय चेहरे के सामने रखा दर्पण का प्रतिबिंब प्रतीत होता है, दर्पण सा प्रतीत होता है। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर अथारी है जो अपनी पौराणिकता के लिए पर। अथारी क्या है? थारी क्या है? तो याद रखना क्या है? चमोली, ग्वालदम पे। जोशीमठ, ये भी इम्पोर्टेंट है। जोशीमठ क्या है? जोशीमठ नाम संस्कृत शब्द ज्योतिष जोर तिरमठ
का विकृत रूप है, जिसका अर्थ शिव के ज्योतिर्लिंगों का स्थल। ठीक है, क्या बोला मैंने कहा जोशीमठ नाम संस्कृत शब्द के ज्योतिर्मठ का विकृत रूप है, जिसका मतलब शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल। जोशीमठ क्या हुआ? जोशीमठ मतलब शिव के ज्योतिर्लिंगों का स्थल है। प्राचीन काल में इसे योशी कहा जाता था। देखो, जोशीमठ को पहले योशी कहा जाता था। योशी है, 100 तो आएंगे, तो अगर पूछा जाए जोशीमठ को पहले क्या कहा जाता था? योशी कहा जाता था। ठीक है, इस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या करी। इंपॉर्टेंट, जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या करी। उन्होंने इस मठ की स्थापना, ठीक है, उन्होंने इस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की। उन्होंने ही इस मठ की स्थापना करी, जोशीमठ की स्थापना। हिंदुओं में यह विश्वास है कि शरद ऋतु में भगवान बद्रीनाथ यहाँ विश्राम करने आते हैं। तो भगवान विष्णु जो है वो कहाँ पर? शरद ऋतु में, मतलब ठंडे के समय में विश्राम करने जाते हैं, तो याद रखना जोशीमठ में जाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार स्वरूप का एक मंदिर है। ठीक है, तो यहीं पर ही भगवान जो शंकराचार्य ने क्या कर रखा था? भगवान विष्णु जी के नरसिंह अवतार का एक मंदिर बनाया था। इस मंदिर में नरसिंह भगवान की प्रतिमा की एक भुजा स्थापित है। ठीक है, मंदिर के सामने एक भवन है जिसमें पत्थर का एक कुंड, ठीक हो गया, पीतल के 2 फुहारे जिसे दंडधारा एवं नरसिंह धारा कहा जाता है। इन दोनों फुहारों के मध्य राम एवं सीता की पीतल की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर हनुमान जी, गणेश, सूर्य, गौरी शंकर एवं नरदेवी के अनेक मंदिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जोशीमठ में शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की। अच्छा, जोशीमठ में ही इन्होंने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना करी। तो याद है जोशीमठ में, कहाँ पर? शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की, जोशीमठ में। ठीक है, यहाँ पर एक वासुदेव मंदिर भी स्थित है। कहाँ पर है वासुदेव मंदिर? तो याद रखना जोशीमठ। तपोवन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यह स्थल जोशीमठ में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने उष्ण जल स्रोतों ताता पानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गर्म जल में रोगों का नाश करने की शक्ति है। बताओ, तपोवन कहते हैं कि यहाँ को देवभूमि मानते नहीं, क्यों फिर यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा पड़ा है कि यहाँ के जल में रोगों को नाश करने की शक्ति है? तो सब है भैया, ऐसी चीज़ें नहीं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमकुंड समुद्र तल से 45-29 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड जोशीमठ से लगभग 29 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? पहली बात तो हेमकुंड कहाँ पर है? चमोली में स्थित। जोशीमठ से क्या है इतना? हेमकुंड मतलब स्वर्ण झील। किसको कहा जाता है? स्वर्ण झील। स्वर्ण झील हेमकुंड को कहा जाता है। याद में क्या कहा? स्वर्ण झील किसको कहते हैं? तो हेमकुंड को क्या कहते हैं? स्वर्ण झील। ये इंपॉर्टेंट है, पहली बता। यह गंधमादन आदि 7 भव्य बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिनको हेमकुंड पर्वत कहा जाता है। मतलब ये जो है ना 7 भव्य बर्फीले पहाड़ों से ढका हुआ है, जिसे हेमकुंड पर्वत कहते हैं। इसके मध्य स्वच्छ जल की एक झील है। हाथी पर्वत एवं सप्तशृंगी पर्वत शिखरों के हिमनद झील को जल पोषित करते हैं, जिस झील से हेमगंगा नामक एक छोटी नदी निकलती है। बस इतना याद रखो कि हेमगंगा जो है नदी कहाँ से निकलती है? छोटी हेमकुंड साहिब से निकलती है। ठीक है, झील के समीप एक गुरुद्वारा है जो कि सिखों के लिए तीर्थ है। ठीक है, अब फिर के लिए यह विश्वास है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने पूर्व जन्म में इस झील के तट पर चिंतन किया था। तो याद रखना, गुरु गोविंद साहिब जो है मंदिर, ये जो वो है ना गुरुद्वारा, यहाँ पर कौन थे? सिखों के गुरु गोविंद साहब, मतलब कौन से? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ चिंतन करा था, जैसा कि पवित्र ग्रंथ साहिब में संकेत किया गया। सिख तीर्थ स्थल के रूप में इसकी स्थापना 1900। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो हेमकुंड साहिब है, इसकी स्थापना कभी भी ये पूछता है तो आपको याद होना चाहिए कब की गई? 1930 में की गई। कब करी गई इसकी स्थापना? 1930 में। किसकी? सिख गुरु, ठीक है, इसकी किसकी? हेमकुंड साहिब की, सिखों के तीर्थ के रूप में। सिखों के लिए यह कैलाश मानसरोवर के तुल्य। सिखों के लिए जो ये हेमकुंड है कैलाश मानसरोवर के लिए तुल्य है। उसके बाद क्या है? यह स्थल लोकपाल तीर्थ एवं दंड पुष्करणी तीर्थ नाम से हिंदुओं में पहले से ही पूज्य है। ठीक है, मतलब ये जो है पहले से ही हिंदुओं में पूज्य है। कौन? लोकपाल तीर्थ एवं दंड
करणी तीर्थ के नाम से हिंदुओं में पहले से ही पूछे। यहाँ लक्ष्मण जी का एक छोटा सा मंदिर भी है, अतः यहाँ हिंदू और सिखों दोनों जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, लक्ष्मण जी का एक छोटा सा मंदिर भी है। यह स्थल लोकपाल तीर्थ एवं दंड पुष्करणी तीर्थ नाम से हिंदुओं में प्रसिद्ध, पहले से ही पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, हिंदुओं में भी क्या, जो गुरु गोविंद साहब जो है यहाँ पे रहता है, इनकी क्या है गुरुद्वारा, वहाँ पर क्या था, यहाँ यह स्थल लोकपाल तीर्थ के रूप में पूजा जाता है हिंदुओं में, और दंड पुष्करणी तीर्थ के रूप में इसको पूजा जाता है, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आता है रूपकुंड। रूपकुंड यह स्थल, ये भी देखो, रूप जो दिखाओ तो कहाँ, चमोली में दिखाओ। चाँद, तो रूप क्या है, चाँद की तरह तुम्हारी शक्ल होनी चाहिए। विकासखंड देवाल से 25 किलोमीटर समुद्र तल, कितना है इसका, 25 किलोमीटर तक समुद्र तल से 47-80 मीटर की ऊंचाई पर त्रिशूली पर्वत की तरफ। इंपॉर्टेंट ये, तो रूपकुंड, रूप कैसा हो, चाँद अच्छा था, चमोली हो गया, और कैसा हो, त्रिशूल जैसी उसकी क्या करती हो। यह झील लगभग 500 फीट व्यास की और कटोरे की आकार की, ठीक है। इस मनोहर झील से रूपगंगा जलधारा निकलती है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि रूपकुंड से कौन सी जलधारा निकलती है, ये पूछा जाता है। तो रूपकुंड से कौन सी जलधारा, मनोहर झील से गंगा जलधारा निकलती है, कौन सी, अच्छा रूपकुंड है तो रूप जलधारा ही तो निकलेगी, तो रूपगंगा जलधारा। इस मनोहर झील से रूपकुंड जलधारा निकलती है। जून जुलाई के अलावा अधिकांश समय यह जमा रहता है, ठीक है। कौन सा समय जो है जमा नहीं रहता, जून जुलाई के अलावा अधिकांश समय जमा रहता है। यहाँ 2.5 किलोमीटर की परिधि पर नरकंकाल फैले हुए हैं। भाई साहब, यहाँ पर क्या है, नरकंकाल फैले हुए हैं, कहाँ पे, रूपकुंड, जो अभी भी आश्चर्य बने हुए हैं। इस नरकंकाल की खोज सर्वप्रथम 1942-43 में वन विभाग द्वारा की। जो रूपकुंड में नरकंकाल हैं, ये फैले हुए जो है, इनकी सबसे पहले खोज किसने कब करी गई, 1942 और 43 में, किसके, वन विभाग द्वारा। स्वामी परमानंद 1956-58 के दौरान इस रहस्यमय की काफ़ी शोध किया। इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन यहीं से आएगा भैया, देखो परमानंद, तो रूपकुंड परमानंद, सीधी बात है, ठीक है। रूपकुंड में किसने वो कर रखा है, कहोगे तपस्या, तो मतलब एक तरह से रहस्य में काफ़ी शोध किया तो परमानंद, ठीक है। DNA टेस्ट के अनुसार ये हड्डियाँ कोंकण क्षेत्र के चित्तपावन ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों की है, ठीक है। किसकी है, ब्राह्मणों की है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चाँदपुर गढ़ी। आदि बद्री कर्णप्रयाग मार्ग से 2 किलोमीटर दूरी पर लघु गोलाकार पहाड़ियों पर चाँदपुर गढ़ी स्थित है। आदि और कर्णप्रयाग से दो, पहली बात तो चाँदपुर गढ़ी क्या है, आदि और कर्णप्रयाग से 2 किलोमीटर दूरी पर गोलाकार पहाड़ियों पर, सीधी बात है, चाँदपुर गढ़ी, आदि बद्री और कर्णप्रयाग। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से अभी तक केवल यही एक गढ़ बचा हुआ, ठीक है। गढ़वाल में टोटल गढ़ कितने थे, 52, उसमें से एक गढ़ जो बचा हुआ चाँदपुर गढ़ी 9वीं सदी में माना जाता है, ठीक है। इसे 9वीं सदी का माना जाता है, ठीक। उसके बाद देखो क्या है, फूलों की घाटी। अब फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट से 19 किलोमीटर पैदल घांगरिया है। मतलब एक तरह से आप इतना याद कर लो कि ये कहाँ पर है, वो पूछा जाएगा, इतना सब नहीं पूछा जाता कहाँ पर है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर असंख्य फूलों से सजी घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, ये इंपॉर्टेंट है, फूलों की घाटी के नाम से जानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2005 में विश्व धरोहर की समिति में द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली में, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि इसको कब विश्व धरोहर की में सम्मिलित किया गया, ठीक है। किसमें, विश्व धरोहर में कब इसको सम्मिलित किया गया, 2005 में करा गया, किसको, फूलों की घाटी को। फिर चिनाब घाटी, फूलों की घाटी जैसी दूसरी घाटी जोशीमठ से इतना किलोमीटर, मतलब कहाँ, चिनाब घाटी भी कहाँ कहोगे आप, याद रखना, चमोली में। कहाँ पे कितना है, जब जोशीमठ में स्थित है, ठीक है। फिर है ओली, जोशीमठ से सड़क मार्ग, ये भी इम्पोर्टेंट है, की दूरी पर, तथा रोपवे की शुरुआत, ये कभी कभार पूछ रहे थे कि जैसे ओली आप घूमने गए, ठीक है, सबसे ठंडा इलाका है ओली में, वहाँ बर्फ़ के लिए, मतलब वहाँ स्केटिंग जो होता है ना, बर्फ़ में खेल जो होते हैं वो ओली में होते हैं, याद रखना, ठीक है। और
अब होता क्या है, जो वहाँ पर एक रोपवे भी निर्माण हुआ था, तो रोपवे जो ओली पर बनाया गया था वो कब बनाया गया था, यहाँ पर ये पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए 1993 को क्या बनाया गया था, यहाँ ओली पर रोपवे बनाया गया था। से 4.15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओली गर्मियों के हरी भरी मखमली घास एवं शीतकाल में हिम क्रीड़ा देखो आया ना, तथा पर्यटन स्थल के लिए विश्व परिषदीय मानचित्र पर अंकित है। यहाँ सरकार द्वारा खिलाड़ियों और पर्यटन हेतु फाइबर ग्लास के छोटे छोटे 600 मीटर के चेयर लिफ्ट, 500 मीटर की स्लिफ्ट तथा स्नो बिट रट्स बनाए गए हैं। यहाँ जनवरी माह कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे जो इसमें पूछा जाता है कि सबसे पहले ओली कहाँ स्थित है, ओली स्थित है चमोली में। यहाँ पर जो रोपवे था उसका निर्माण कब करा गया था, तो याद रखना 1993 को करा गया था। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि रोपवे की कुल लंबाई कितनी है, 4.15 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2540 मीटर से 3050 मीटर की ऊंचाई तक यह फैला स्क्रीनिंग क्षेत्र 6 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ संजीवनी शिखर पर प्राचीन हनुमान जी व अंजनी माता का प्राचीन है, ठीक है। मतलब ओली में किसका मंदिर का है, मतलब कर सकते हो तो हनुमान जी का और अंजनी माता का मंदिर यहाँ पे। अब आए नंदा देवी, इंपॉर्टेंट आ गया, लाइन कर लो उसको, दिमाग में छाप लो। नंदा देवी जोशीमठ मलारी मार्ग पर लगभग 21 किलोमीटर, यहाँ नंदा देवी का शक्तिपीठ है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, नंदा देवी कहाँ है, चमोली में स्थित है, चमोली में जोशीमठ मार्ग में, ठीक है। भारत सरकार ने नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व को राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब, ये इंपॉर्टेंट है कि नंदा देवी को राष्ट्रीय पार्क कब बनाया गया, ये तो पता है, मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ रखा, तो 1982 में बनाया गया। वर्ष 1998 में इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत स्थल के रूप में, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत, ये इसको कब बनाया गया, किसको कहा गया, नंदा देवी को 1998 में, ठीक है। तो 1988 को, ठीक है, 1988 को क्या बनाया गया, इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत स्थल बनाया गया, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि नंदा देवी का एरिया कितना, तो 58 और 69, क्या 58 और 16, 58 और 60 है। दोबारा से सुन लो, क्या है 58 60.69 किलोमीटर इसका क्या एरिया है। यहाँ विश्व की कई लुप्त प्राय जंतु प्रजातियाँ पाई जाती जो कि इस क्षेत्र की, कोई नहीं। नंदा देवी से इम्पोर्टेंट कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है, ठीक है। गया पहले ये क्या था, तो जैव मंडल रिजर्व था, इसको राष्ट्रीय पार्क कब बनाया गया, 1982 में बनाया गया, ठीक है। उसके बाद इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत में कब मतलब शामिल किया गया या पंजीकृत किया गया, तो 1988 को करा गया, ठीक है। कब, 1988 को करा गया। किसने, नंदा देवी को, कब, जब याद रखना हरिद्वार की स्थापना हुई थी, हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988 को हुई थी ना, तो वही चीज़ आपको याद रखना है कि नंदा देवी को जब हरिद्वार की स्थापना हुई थी 1988 को, तब इसको संयुक्त राष्ट्र विरासत दिवस के रूप में, मतलब विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत किया। इसका एरिया का या पूछ ले तो 5860.69 किलोमीटर है। यहाँ विश्व की लुप्त प्रजाति। नंदा देवी सेंचुरी के पश्चिम में गोमुख, पूर्व में मिलन हिमालय। कभी कभार जब पूछेगा कि अच्छा चलो आपको इतना पता है कि नंदा देवी जो है स्थित यहाँ, इसके पूर्व में क्या है या पश्चिम में क्या है, तो पूर्व में क्या कहोगे, याद रखना। तो पूर्व में क्या है, मिलना है, और पश्चिम में गोमुख है, ठीक है। गाय का मुख क्या है, पश्चिम में, पूर्व में क्या है, मिलना है, ठीक है। तो मिलम ग्लेशियर पूर्व में है और पश्चिम में गोमुख है, ठीक है। और ऋषि घाटी 620 वर्ग किलोमीटर। नंदा देवी शिखर, ये इंपॉर्टेंट, देखो पेपर में, ये हर पेपर में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हर पेपर में आपसे क्या पूछा जाता है, क्या है, नंदा देवी शिखर, इसकी टोटल हाइट कितनी। एक बार के लिए ये एरिया नहीं पूछेगा कि ये कितना किलोमीटर में फैला है, हमने याद तो कर लिया है, फिर भी चलो देख लेते हैं वाला हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। इंपॉर्टेंट ये इसकी हाइट कितनी है, तो ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। अभी पेपर दिया था उसमें पूछा गया था, तो 78 17। कभी कभार क्या होता है ना, ये हाइट जो होती है कभी 7 8 78 18 भी हो जाती, क्या 78 18 भी हो जाती, ठीक है। या उस तरह से देख रहे हैं, जो भी ऑप्शन में होगा उसमें टिक करना। मीटर की ऊंचाई, जो रिजर्व का केंद्र, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। नंदा देवी भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, याद रखना, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद, नंदा देवी क्या, भारत का सबसे ऊंचा शिखर। त्रिशूल आता है, त्रिशूल तो भैया 120 याद कर लो, खत्म। तो 7120 इसकी हाइट है।
यह पर्वत कहाँ पर स्थित है? कहो शिवधान के रूप में। त्रिशूल की बात करते हैं तो सबसे पहले त्रिशूल है कहाँ ये देखते हैं। इसकी हाइट पूछ लेगा तो त्रिशूल जब भी आएगा तो त्रिशूल में याद रखना 1 2, ठीक है, बीच में 0 आ जाएगा। तो 7120 इसकी हाइट हो गई। और ये कहाँ पर स्थित देखते, रानीखेत, अल्मोड़ा और तथा ग्वालदम से यह नुकीला दिखता है। मतलब रानी कहाँ से दिखता है ये नहीं पूछा जाता है, वो आप अपने नॉलेज के लिए रख सकते हैं कि रानीखेत, अल्मोड़ा तो ग्वालदम से यह नुकीला दिखाई दे, क्योंकि गोपेश्वर से यह सपाट किसी व्यक्ति के मुख के समान दिखता है। अगर आप गोपेश्वर से त्रिशूल पर्वत को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? कहोगे यह एक व्यक्ति के मुख के समान दिखता है। फरवरी से जून तक गंभीर मुद्रा में, जुलाई से अक्टूबर तक मुस्कुराते हुए और नवंबर से फरवरी कन्या के मुख के रूप में। अब देखो जो त्रिशूल पर्वत है इसमें एक तरह से कहा जाए तो बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं आपको। अगर आप कहाँ पर, रानीखेत, अल्मोड़ा और ग्वालदम कहाँ? चमोली में, ठीक है। इन 3 जगहों में से कहीं से भी अगर आप त्रिशूल पर्वत को देखते हो तो आपको एक नुकीला दिखाई देगा, ठीक है, एक नुकीले टाइप का दिखाई देगा, ठीक हो गया। दूसरा, अगर गोपेश्वर से देखते तो सपाट मुंह वाला एक व्यक्ति का दिखाई देगा। फरवरी से जून, ठीक है, फरवरी से जून में गंभीर मुद्रा में दिखाई देते हैं, ठीक है, सोचवान व्यक्ति की तरह दिखाई देगा पर्वत। और जुलाई से अक्टूबर मुस्कुराते हुए, लास्ट नवंबर से फरवरी जो होगा वो क्या है? कन्या के रूप में दिखाई देगा। माड़ा, चमोली का माड़ा गांव भारत की सीमा पर बसे अंतिम गांव में से एक। अब जो ये अंतिम गांव है इसको आप भूल जाओ, क्योंकि अभी जो है ना माड़ा जो है वो भारत का पहला गांव हो गया। क्या? भारत का पहला गांव कौन सा? माड़ा है। पुराणों में इसे मणिभद्रपुरी कहा गया। अब देखो माड़ा और माड़ा अड़ा आ रहा है तो मणि, अगर कहीं कहीं आ जाएगा ना पेपर में मणिभद्रपुरी किसे कहा गया? तो माड़ा गांव को। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। यहाँ पर उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा? देखो यह बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। यहाँ पर अलकनंदा एवं सरस्वती नदी का संगम। आइए ये इंपॉर्टेंट देखो, मतलब माड़ा गांव जो है ना भारत का पहला गांव, वहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो पहला नंबर है होगा और सरस्वती, ठीक है, जिसे केशव प्रयाग कहा जाता है। तो याद रखना केशव प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। वो अलकनंदा एवं सरस्वती नदी का संगम केशव प्रयाग में होता है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीमपुल मुख्य है, ठीक है। यहाँ पर स्थित कौन कौन से हैं? मुचकुंद गुफा, गणेश, व्यास और भीमपुल। मुचकुंद, गणेश, व्यास। क्या कहा जाता है? महर्षि व्यास जी ने व्यास गुफा में बैठकर भागवत कथा को मौखिक तौर पर कहा था और उसे लिखने के काम गणेश ने, ठीक है। ये तो हर किसी को पता ही भाई, इसको बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। बद्रीनाथ जी की माता, ठीक है, बद्रीनाथ जी की माता की मूर्ति भी यही है। साथ ही यहाँ घंटा कर्ण का मंदिर भी है, ठीक है। वामन द्वादशी को यह मेला लगता है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो घंटा कर्ण का मंदिर भी बंद हो जाता है। तो ऐसे बद्रीनाथ का मंदिर बंद होने के समय किस ऐसा जिसका मंदिर कपाट बंद होते हैं तो घंटा कर्ण का मंदिर ही बंद हो जाएगा। सीमांत गांव मतलब जो आपका वसुंधरा है, यहाँ पर क्या होता है? वसुंधरा प्रपात है। तो वसुंधरा जल प्रपात कहाँ है? याद रखना। तो माड़ा कहाँ है? चमोली में। माड़ा में कौन सी प्रजाति रहती? मारछा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मौसे माड़ा, मौसे मारछा जंतु आदिवासी। ये लोग कृषि, ऊन, वस्त्र व पशुपालन से जुड़े हैं। आलू व काफर यहाँ की मुख्य फसल, ठीक है। बद्रीनाथ से माड़ा तक पक्की सड़क है। अत्यधिक सर्दी में यहाँ के लोग कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना आलू और काफर इनके मुख्य भोजन है बद्रीनाथ, इसके माड़ा के लोगों के, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे 200 परिवार कुल रहते हैं, जिसमें जनसंख्या 1500 यहाँ की कुल जनसंख्या है, ठीक है। यहाँ सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला पुल भीम पुल विश्व में अद्वितीय है। भीमपुल कहाँ है? भीमपुल आपको याद है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपकी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। अब हम देखेंगे रुद्रप्रयाग को। ओके, बाय बाय।
है।